जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों की जानकारी आपको देंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र है और यह सेट ए है। सेट ए और बी में कुछ खास अंतर नहीं है, केवल इसमें प्रश्नों का क्रम बदल दिया गया है, प्रश्न वही के वही हैं। तो अगर आपको सेट बी मिला है तब भी उसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्राथमिक समंक होते हैं। विकल्प आ मौलिक, ब संकलित, सा प्रकाशित समंक और द आ और बा दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर है आ, प्राथमिक समंक मौलिक समंक होते हैं। दूसरा, द्वितीयक समंक होते हैं। विकल्प आ अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक, ब प्रकाशित आंकड़ा, स प्राथमिक समंक और द मौलिक समंक। तो द्वितीयक समंक प्रकाशित आंकड़े होते हैं जो कि पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं। तीसरा, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं अ संगणना अनुसंधान, ब न्यादर्श अनुसंधान, स व्यवहारिक अनुसंधान और द अ तथा ब दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ संगणना अनुसंधान। हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसके लिए जनगणना भी लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ जनगणना होता तब भी आप इसका चुनाव कर सकते थे। अगला प्रश्न है, जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तब उसे कहते हैं अ व्यवहारिक अनुसंधान, ब निदर्शन अनुसंधान, स संगणना अनुसंधान और द अ तथा ब दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब निदर्शन अनुसंधान। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें प्रतिचयन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्रतिचयन अनुसंधान भी हम इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी है अ केवल कला, ब केवल विज्ञान, स विज्ञान एवं कला दोनों है और द दोनों नहीं। तो सही उत्तर है स विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला प्रश्न, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है। विकल्प अ समंकों से, ब विधियों से, स टिप्पणी से और द वैज्ञानिकों से। तो बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है समंकों से। विकल्प आ सही है। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विधियों से, जैसे कि संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। इसके अंतर्गत पहला है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर माध्य या केवल माध्य भी लिख सकते हैं। दूसरा, वर्ग अंतराल 70-80 का मध्य बिंदु खालिस्तान है। तो 70-80 का मध्य बिंदु 75 है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो मध्य बिंदु निकल आता है। तीसरा, मध्यिका ज्ञात करने के लिए खालिस्तान बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। चौथा, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति खालिस्तान होती है, सर्वाधिक या सबसे अधिक। पांचवा, माध्यिका समंक माला को खालिस्तान बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 बराबर भागों में। छठवां, चरों के योग को खालिस्तान से प्रदर्शित करते हैं। तो यह संकेत, इसको हम सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम सिग्मा का संकेत बनाएंगे, बड़ा सिग्मा, जो कि कुछ ई की तरह होता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसके अंतर्गत पहला है, सहसंबंध गुणांक की सीमाएं 0 से 1 होती है। यह असत्य है। सहसंबंध गुणांक की सीमाएं ऋण 1 से धन 1 होती है। दूसरा, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक धन 1 से अधिक हो सकता है। यह भी असत्य है। सहसंबंध गुणांक धन 1 से अधिक नहीं हो सकता। तीसरा, सूचकांक एक सापेक्षिक माप होते हैं। यह सत्य है, क्योंकि सूचकांक किसी पूर्व समय के मूल्यों की वर्तमान समय
के मूल्यों से तुलना की जाती है, इसलिए सापेक्षिक माप होते हैं। चौथा, सूचकांक सामाजिक वायु मापक यंत्र होते हैं। यह कथन भी सत्य है, वायु मापक यंत्र अर्थात बैरोमीटर। पांचवा, ब्रिटिश काल में भारत में हस्तशिल्प उद्योग का तीव्र विकास हुआ। असत्य कथन है, हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटिश काल में समाप्त होने की कगार पर आ गया था। छठवां, देश में नई आर्थिक नीति वर्ष 1990 में लागू की गई। यह कथन असत्य है, नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। इसके अंतर्गत कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है एलपीजी नीति। विद्यार्थियों, ये एलपीजी का अर्थ लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ नीति लिखा हुआ है एलपीजी नीति। अर्थशास्त्र में जब भी एलपीजी आए तो आप इसको गैस ना समझें, बल्कि एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये तीनों को मिलाकर के कहा जाता है एलपीजी नीति। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बा से यू टर्न नीति, क्योंकि भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस नीति को अपनाया था, एलपीजी नीति लागू होते ही एक तरह से हम कहें कि यू टर्न भारत सरकार के द्वारा लिया गया, इसलिए इसे यू टर्न नीति भी कहा जाता है। दूसरा, निजीकरण एवं उदारीकरण। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे आ, एक सिक्के के दो पहलू। तीसरा, पहली पंचवर्षीय योजना। इसकी जोड़ी ई, 1 अप्रैल 1951 से। चौथा, हरित क्रांति। इसकी जोड़ी स, खाद्यान्न उत्पादन। पांचवा, श्वेत क्रांति। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति की जोड़ी य, मत्स्य उत्पादन। और सातवां, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान को हम बागवानी कहते हैं, इसलिए जोड़ी बड़ी ई से बनाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कौन सी पूंजी स्वयं में निष्क्रिय होती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि भौतिक पूंजी स्वयं में निष्क्रिय होती है, मानव पूंजी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मानव पूंजी तथा मानव विकास के पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है। तो हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी तथा मानव विकास का जो संबंध है यह सकारात्मक या सीधा संबंध है, क्योंकि मानव पूंजी के अंतर्गत हम शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं में वृद्धि करके मनुष्य की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, जिससे कि मानव का विकास होता है, अर्थात मनुष्य के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, उसके रहन सहन खान पान में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी तथा मानव विकास के मध्य सीधा संबंध है या सकारात्मक संबंध है। तीसरा, कृषि विपणन का क्या अर्थ है। कृषि विपणन अर्थात कृषि उपज के विक्रय की व्यवस्था। इसके अंतर्गत विक्रय के अलावा भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, ये सभी चीजें आ जाती हैं। चौथा, जैविक खेती क्या है। जैविक खेती की वह प्रणाली है जिसमें हम पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करते हैं। पांचवा, किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ मिसप्रिंट है, प्रच्छन्न लिखा हुआ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण या कृषि क्षेत्र में, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। छठवां, श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है। श्रम बल अर्थात देश में श्रम करने योग्य उन सभी को हम श्रम बल में उनकी गिनती करते हैं, किंतु कार्यबल में केवल उनकी गिनती की जाती है जो वास्तव में किसी कार्य में संलग्न है, किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। तो हम कह सकते हैं कि श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर बेरोजगार श्रम शक्ति कहते हैं। सातवां, वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या कहलाती है। वास्तविक श्रम शक्ति की माप को हम कार्यशील श्रम बल कह सकते हैं, जो कि 15 वर्ष से अधिक तथा 64 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों को कहा जाता है। विद्यार्थियों तथा सम्मानीय शिक्षक साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के अलावा अन्य कोई संभावित उत्तर लगता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।